नमस्कार दोस्तों, मैं वी चतुर्वेदी आपका अपना बायोलॉजी टीचर ग्रीन वर्ल्ड पब्लिकेशन यूट्यूब चैनल पर आप सभी मित्रों का स्वागत करता हूं। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि लगातार वीडियो सॉल्यूशन इस प्लेटफॉर्म से आपको प्रोवाइड किए जा रहे हैं। उसी क्रम में मेरे बच्चों जो यह चैप्टर है यानी मानव स्वास्थ्य तथा रोग, जो कि क्लास 12th का 7वां चैप्टर है, इस पे आज हम आप चर्चा करेंगे और आगे बढ़ेंगे। दोस्तों, आपसे छोटी सी रिक्वेस्ट, अगर आप चैनल पे फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हैं तो चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। बढ़ते हैं जो आपका चैप्टर का कंटेंट है उसकी तरफ। बात हो रही थी रोग दशा की। रोग दशा क्या होती है या रोग क्या है, तो हमने आपको समझाने का प्रयास किया मेरे बच्चों कि जो रोग है वो क्या है। इसको आप देखिएगा, रोग क्या है? सामाजिक, मानसिक और शारीरिक। शारीरिक, मानसिक और सामाजिक जो स्थिति है, अगर कहीं से भी इनमें कोई कमी आ जाए, कोई डिस्टरबेंस आ जाए, तो इसी को हम कहेंगे रोग, है ना। तो यह रोग की दशा होगी, इनमें डिस्टरबेंस आना। अब अगर हम बात करें मानव रोग तथा रोगों से खतरे, तो प्रदूषण एक ऐसा विकल्प आपके सामने दिखाई दे रहा है जो कि आपके पूरे स्वस्थ समाज को ही डिस्टर्ब करके रखे हुए है, जिससे हम ही कारण भी बनते हैं और कहीं न कहीं हमें इससे बचना भी है। ध्यान रखिएगा, चारों ओर फैले प्रदूषण से स्वास्थ्य अनेक खतरे उत्पन्न हुए हैं स्वास्थ्य के प्रति। प्रदूषित वायु, प्रदूषित जल, प्रदूषित मृदा तथा सबसे ऊपर बढ़ती हुई जनसंख्या अनेक प्रकार की समस्याएं यानी व्याधियों को उत्पन्न कर रहे हैं। यद्यपि एक स्वस्थ शरीर में अनेक व्याधियों के प्रति निरोधक क्षमता पाई जाती है, यानी रोग निरोधक क्षमता हमारे शरीर में ही पाई जाती है, लेकिन उसके बाद भी समस्या हमारे लिए बढ़ी पड़ी है। वही बात करें, देखिए दिया है, यह रोग निरोधक क्षमता उतनी प्रभावी नहीं रह पाती जितना कि आज प्रदूषण समाज में हो गया है। वही बात करें, आगे दिया है, सूक्ष्म जीवों की जानकारी के बाद कई प्रकार के जीव अनेक प्रकार के रोगों के कारण ज्ञात हुए हैं। आज देखिए, अगर हम जीवाणुओं की बात करें तो प्लेग हुआ, क्षय रोग हुआ, हैजा हुआ, डिप्टीरिया, टाइफाइड, ऐसे रोग उत्पन्न हुए हैं जो कि भयानक हैं और आपको समस्या में डालते हैं शारीरिक रूप से। वहीं देखिए, चेचक हुआ, खसरा हुआ, एड्स हुआ, यह विषाणु जनित बीमारियां हैं जो कि आज के समाज में व्याप्त हैं और परेशान कर रही हैं व्यक्तियों को। वहीं देखिएगा, कुछ बीमारियां कवक से हैं और प्रोटोजोवन से हैं, जैसे मलेरिया हुआ, एंटामीबा हुआ और मलेरिया ज्वर हुआ, पेचिस हुआ, इस तरह की बीमारी। निमेटोड से क्रिम जैसे कुछ ऐसे बीमारियां हैं जो कि पैदा हो रही हैं। ये सारी दशाएं क्या हैं, आपको आपके शारीरिक स्वास्थ्य को डिस्टर्ब कर रही हैं। वहीं हम बात करें अगर मादक वस्तुओं की, तो मादक वस्तुओं में मेरे बच्चों जो शराब है, अल्कोहल, तंबाकू है, ड्रग्स है, ये सारी बातें आप देखेंगे कि नाम आ रहा है। ये सारी बातें क्या कर रही हैं, आपके समाज को और कहीं ना कहीं समाज में युवकों के जो स्वास्थ्य हैं उनको प्रभावित कर रही हैं। नीचे दिया भी है, विशेषकर युवा युवतियों, किशोरों आदि में इनका व्यसन व्यक्तिगत ही नहीं सामाजिक स्वास्थ्य को भी बर्बाद कर रहा है। देखिए, सामाजिक स्वास्थ्य की बात यहीं आ गई। अब आप देखेंगे, व्यसन से मतलब है उनमें संलिप्तता होना, चाहे अल्कोहल कोई ले, चाहे ड्रग्स ले, चाहे जो भी नशीला पदार्थ हो, टॉक्सिक सब्सटेंस हो, उस तरह के चीज़ों को नशा के रूप में ले, ड्रग्स के रूप में ले। आप देख रहे हैं कि अभी कुछ दिन पहले ही समाचार पत्रों में, न्यूज़ में आपने सुना होगा कि सर्प के दंश के द्वारा, यानी सांप के विष की सहायता से आज जो है नशे का जो सेवन है तमाम ऐसे युवक और युवतियां कर रहे हैं। तो अब यह कितना गंभीर मामला है, मात्रा थोड़ी सी भी बढ़ जाए तो व्यक्ति की डेथ हो जाती है और नशे के चक्कर में इतनी हाई कंडीशन तक लोग चले जा रहे हैं। किस किस चीज़ों से नशा कर रहे हैं आप समझ सकते हैं। तो अब जो है सर्प का दंश भी आपने यहाँ देखा और समझा। तो ये सारी कहीं ना कहीं हमारी जो युवक युवतियां हैं, समाज हैं, आप जैसे किशोर हैं, उनको प्रभावित कर रही हैं। साथ ही साथ समाज की जो आदर्श दशा है वह भी प्रभावित हो रही है। बात करेंगे रोग संबंधी प्रमुख तथ्य, तो रोग में देखिए, रोग विज्ञान की अगर हम बात करें
तो रोग विज्ञान पैथोलॉजी के बेसिस पे आप देखते हैं रोग विज्ञान, इसमें के अंतर्गत रोगों के कारण, लक्षणों, प्रभावों और उपचारों इत्यादि के लिए जो है निम्नलिखित कुछ शब्दावलियां दी गई हैं, जैसे स्वभावजन्य या मूल रोग, जिसको आइडियोपैथिक डिजीज कहते हैं। ऐसे रोग जिनके वास्तविक कारण अज्ञात हों उनको हम क्या कहेंगे? स्वभावजन्य या मूल रोग। ठीक है। वहीं अगर रोग संकेत या यथार्थ संकेत की बात करें, सिग्नल्स की या ऑब्जेक्टिव की बात करें, तो ज्वर हुआ, श्वास दर हुआ, नाड़ी स्पंदन हुआ, हृदय गति हुई, त्वचा का रंग हुआ, यह असामान्य दशाओं को इंगित करता है। यानी अगर इनके रंग बदल जाते हैं, इनकी दशा बदल जाती है, तो यह कहीं न कहीं बीमारी की दशा को ही प्रदर्शित करते हैं। रोगों के लक्षण की बात करें, सिम्टम ऑफ डिजीज की बात करें, तो रोगी को पीड़ा या दर्द, बेचैनी, थकावट, व्यग्रता, चक्कर, दुर्बलता, व्याकुलता, सूजन, खुजली, वमन, पतले दस्त होना, मूर्छा आदि आना, ये सारी क्या हैं? बीमारी के लक्षण होंगे। रोग का निदान क्या है? डायग्नोसिस ऑफ डिजीज की बात करें तो रोग संकेत, उनके लक्षण एवं प्रायः रोग विज्ञान परीक्षणों आदि की सहायता से रोग का निर्धारण, रुधिर हुआ, मूत्र हुआ, कफ हुआ, इन सब की जांच होती है, एक्सरे होता है, कार्डियोलॉजी, अल्ट्रासाउंड, सीटी स्कैन, इस तरह के जो उपकरण हैं कहीं ना कहीं खोज करते हैं कि क्या समस्या आपको है, उसका कैसे निदान किया जा सकता है। पैथोलॉजी का सिस्टम आपको ये प्रोवाइड करता है। वहीं चिकित्सा और उपचार की बात करें, थेरेपी की बात करें, तो उसके लिए औषधियां हैं, शल्य चिकित्साएं हैं और अन्य प्रकार की तमाम युक्तियां हैं जिसका कि उपयोग इलाज में किया जाता है। तो यह महत्वपूर्ण हो जाता है कि बीमारियों के साथ साथ उनके इलाज के लिए भी तमाम ऐसी व्यवस्थाएं हैं जो कि समाज में आज मिलने लगी हैं। हालांकि कुछ ऐसी भी बीमारियां हैं जिनका इलाज अभी तक संभव नहीं हो पाया है, जैसे एड्स हुआ, कैंसर हुआ। इस तरह की चीज़ों से बचना ही हमारे पास विकल्प है। बात करेंगे मानव रोग के प्रकार। अगर हम मानव रोग को देखें तो मानव रोग में दो प्रकार बनाए जा सकते हैं रोगों के। पहला क्या है? आनुवांशिक या जन्मजात रोग, हेरिडिटी और कोग्नाइटेशनल डिजीज। ऐसे बीमारियां या ऐसी डिजीज जो कि आप देखेंगे जेनेटिकली ट्रांसफर होती हैं, एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी जाती हैं, उन्हीं को हम आनुवांशिक कहते हैं। जैसे मनुष्य में रोग जीन्स या गुणसूत्रों में गड़बड़ी के कारण पीढ़ी दर पीढ़ी स्थानांतरित होते हैं, जैसे हीमोफीलिया, रतौंधी, रंगनहीनता, एल्काप्टेन्यूरिया, सीकल सेल एनीमिया और यहाँ तक कि डायबिटीज। ये सारी चीज़ें क्या होती हैं? पीढ़ी दर पीढ़ी जाती हैं। अब देखिए डायबिटीज़ का नाम भी यहाँ आ रहा है। जेनेटिकली अगर ये प्रभावित हो जाता है, डायबिटीज़ भी ट्रांसफर हो सकती है। यानी यह भी क्या है? जन्मजात, आनुवांशिक, दोनों से बेस पे यहाँ आप उसको देख सकते हैं। वहीं दूसरा जो प्रकार है वो अक्वायर्ड डिजीज का है, यानी कि उपार्जित, यानी ऐसी बीमारियां जिनको कि हमने क्या किया है? खुद से पनफा लिया है, खुद से उसका कारण बना लिया है कि हमें बीमारी हो गई हो। जैसे पहला तो है संक्रामक रोग, इन्फेक्शनस डिजीज। ये रोग पैथोजेंस के संक्रमण से उत्पन्न होने वाले रोग हैं जो मनुष्य से दूसरे मनुष्य में फैल सकते हैं। टीबी हुआ, फ्लू हुआ, नजला, जुखाम, मलेरिया, चिकनगुनिया, डेंगू, चेचक, प्लेग, खसरा, डिप्थीरिया, उपदंश, सुजाक और पीपल पाँव, एड्स, ये सारी क्या है? संक्रामक डिजीज हैं जो कि किसी संक्रामक माइक्रो ऑर्गेनिज्म से, सूक्ष्म जीव से ही फैलती हैं। इनका संक्रमण निश्चित किसी माध्यम या एजेंट के द्वारा होता है, जैसे जल के, वायु के, भोजन के वाहक प्रसारक हों, जैसे कीट आदि। इनके संपर्क में आने पे वह एक कोशिका से दूसरी कोशिका में, एक जीव से दूसरी जीव में ट्रांसफर होता है और बीमारी का जो है कारण बन जाता है। वहीं बात करें कुछ बीमारियों की, तो यहाँ देखिए बीमारियों की भी आपको एक लिस्ट थमाई गई है, इसको भी आप देखिए, इनसे भी आपसे पूछता है। जैसे डिप्थीरिया, काली खांसी, चेचक, इस तरह के रोगों के लिए टीका भी लगता है, आप जानते हैं, है ना। देखिए डिप्थीरिया क्या है? किससे हो रहा है? कार्निबैक्टीरियम डिप्टेरी है जो कि वायु द्वारा संक्रमण के द्वारा फैलता है। यानी यह बैक्टीरिया वायु के द्वारा कहीं न कहीं आप तक पहुंच करके बीमारी पैदा करता है। वहीं पेचिश या डिसेंट्री की बात करें
तो डिसेंट्री जो है सीनेजिनेला डिसेंट्रिएटी, जो कि आहार नाल, आहार जल तथा विशेषकर मक्खियों के मुख्य माध्यम से पहुंचता है। आप देखते हैं इसी वजह से आपको कहा जाता है कि जिस भोजन पे मक्खियां ज़्यादा बैठ रही हों उसको आप ना खाइए, ना दिखिए, भोजन को ढक के रखिए, पानी को ढक के रखिए। वहीं निमोनिया की बात करें, निमोनिया इस समय बहुत भयंकर रूप लेकर के आया है। एक बार बच्चों के लिए बड़ा खतरा है, उनको बचाने की आवश्यकता है। चाइना जैसे देश इसमें फेल हो रहे हैं, वहाँ भयंकर त्रासदी के रूप में यह फैला हुआ है और कहीं न कहीं हमें आपको भी कोविड को देखते हुए सावधान रहने की ज़रूरत है। तो जो भी लेक्चर हमारे बच्चे सुन रहे हैं वह कहीं न कहीं अपने घर पे यह ज़रूर बताएं कि निमोनिया जैसी बीमारी चाइना में फैली है और आप तक भी पहुंच सकती है। इसके लिए हर जो छोटा बच्चा है जिसके घर में, वह जरूर ही सावधान रहे। वही बात करें डिप्लोकोकस निमोनियाई जो है, इसका कारण है जो कि वायु के द्वारा फैलता है। यह भी वायु से पनपने वाला रोग है, इस चीज को भी आप जान लीजिए। अब ट्यूबरकुलोसिस या टीबी की बात करें तो माइक्रोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस द्वारा यह भी फैलता है और वायु और संपर्क दोनों माध्यम से ये ट्रांसफर होते हैं। वहीं टिटनेस की बात करें तो क्लास्ट्रीडियम टिटैनी इसका कारण है और यह गोबर हुआ, खाद हुआ आदि से कटे फटे स्थान से संपर्क द्वारा आ जाता है। वहीं टाइफाइड की बात करें तो साल्मोनेला टाइफी इसका कारण बन जाता है, जो कि आहार जल आदि के माध्यम से फैलता है। वहीं एंथ्राक्स डिजीज की बात करें तो बैसिलस एंथ्रासिस है ना, और वायु के द्वारा इनका ट्रांसफर होता है और डिजीज का जो काजिंग एजेंट है यानी कि जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है जिसके द्वारा फैल रहा है वो है बैसिलस एंथ्रासिस। वहीं मस्तिष्क ज्वर या मेनिंजाइटिस नाम देते हैं, ये किससे होता है? नेरेसिया मेनिंजाइटिस से होता है। यह भी वायु के द्वारा प्रसारित होता है, यह भी आप याद रखेंगे। वहीं आतशक या सिलेप्सिस की बात करें, ट्रेप्रोनेमा पैलिडम नामक जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है इससे होता है और यह क्या है? यौन संचरित रोग है मेरे बच्चों, यानी सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिजीज है। इस चीज को याद रखें। इसी वजह से एक्चुअली ये ज़्यादातर फीमेल्स जो हैं उनमें यह देखा गया है, हाँ, लेकिन मेल भी उससे प्रभावित होता है, इस बात को याद रखिए। अगला जो संक्रामक डिजीज है उनकी हम चर्चा करेंगे। थोड़ा सा बात होगा क्या, संक्रमण या इन्फेक्शन। इन्फेक्शन या संक्रमण है क्या? संक्रमण क्या है भाई? आप में से कुछ लोग जानते हैं, बताएं संक्रमण क्या है? दिया है, मादा एनाफ्लीज अपने भेदक चूसक मुखी उपांगों द्वारा मनुष्य के रुधिर को चूसती है। इससे पूर्व वह रुधिर में थोड़ा सा लार मिलाती है, जिसकी लार सलाइवा के साथ हजारों अति सूक्ष्म स्पोरोजोइट्स मनुष्य के रुधिर में प्रवेश करा देती है। अब आप समझ लीजिए कि वह तो अपने भोजन के लिए आप पे अटैक की, लेकिन उसने क्या किया? एनाफ्लीज मच्छर ने आपके अंदर स्पोरोजोइट्स को इंटर करा दिया। अब उससे तमाम बीमारियां आपके अंदर आ रही हैं। जैसे देखिए, हेलमिंथिस जनित रोग क्या है? एस्कैरिस। एस्केरियोसिस जो है, एस्कैरिस लैम्ब्रिकॉइडिस नामक जो वो है एस्कैरिस का यह बायोलॉजिकल नाम है। यह जो है कहीं न कहीं ऐसी बीमारी पैदा करता है जिसमें कि आप एस्केरियोसिस नाम देते हैं और दूषित भोजन, कच्ची सब्जियां, गंदा पानी, कम स्वच्छता, आंत्र, पतले दस्त, ये सब सिम्टम्स हैं और इनसे वो फैलता है। यानी गंदे पानी आदि से आपके शरीर तक पहुंच जाएगा, अस्वच्छता से। और बात करें वो पतले दस्त, जो निमोनिया हुआ, उदर सूल, पेट दर्द है ना, ब्रांकाइटिस, एनीमिया, कभी कभी मूर्छा आना, अनिद्रा हुआ, ज्वर हुआ, उंडुक पुछ हुआ है ना, शोध और वमन यानी उल्टी जैसी इस तरह की स्थिति बार बार पैदा होगी। आपको अगर ऐसा हो रहा है तो आपको एस्कैरियोसिस नामक डिजीज है, जो कि एस्कैरिस लैम्ब्रिकॉइडिस नामक जो एस्कैरिस का एक कारण है
वह बन रहा है। और यह क्या है, माइक्रो ऑर्गेनिज्म के बेसिस पे हाथी पांव हुआ, एलिफेंटियोसिस हुआ, फाइलेरिया हुआ या फाइलिडियोसिस हुआ। ये चीज़ भी आपने बहुत सुना होगा, आपके समाज में यह बहुत तेज़ी से व्याप्त है, जिसमें पैर मोटा हो जाता है, एलिफेंटियोसिस डिजीज कहते हैं। व्याउचेरिया ब्रैंकाफ्टी नामक, यानी बाउचेरिया ब्रैंकाफ्टी नामक जो है एक रोगजनक है, जो कि इसका कारण पैथोजन जो है इसका कारण बनता है। मादा क्यूलेक्स जो मच्छर हैं, इनके द्वारा यह फैलता है। यह लसिका तंत्र, पैरों में सूजन, उदर गुहा जननांगों में सूजन, विशेषकर निचले उदर भाग में इनका बढ़ना संभव होता है, यानी कि यह कहीं ना कहीं पैर कमर के नीचे वाले हिस्से में प्रभाविता ज़्यादा दिखाते हैं, उसी पोर्शन को ये यहाँ दिखा रहे, जो कि क्यूलेक्स नामक मच्छर से, वाउचेरिया ब्रॉनकाफ्टाई नामक जो पैथोजन है उसके फैलने की वजह से होता है। चलिए अगला पोर्शन देखिए मेरे बच्चों। बार बार प्रतिरोधक क्षमता की बात आ रही है, तो आपके दिमाग में आ रहा होगा प्रतिरोधक क्षमता में आखिर यह प्रतिरक्षा तंत्र और प्रतिरोधक क्षमता है क्या। तो प्रतिरक्षा तंत्र तथा प्रतिरोध क्षमता किसी प्राणी के शरीर द्वारा किसी रोग विशेष को रोगजनक पैथोजन के प्रति रोग उत्पन्न करने में प्रतिरोध करने की जो शक्ति होती है वही प्रतिरोधक क्षमता कहलाती है। प्रतिरक्षा या असंक्रमणीयता कहा जाता है। जिस प्राणी में यह शक्ति होती है वह रोध क्षमता, प्रतिरक्षित असंक्रमता कहलाता है। एक बार संक्रमित मनुष्य के रुधिर में कुछ ऐसे पदार्थ उत्पन्न हो जाते हैं जो उसी प्रकार के रोग के शरीर में पुनः संक्रमण की क्रिया को रोकते हैं। इस शक्ति को ही रोगजनक, रोग न होने देने की क्षमता कहते हैं। और यह स्थिति आपकी प्रतिरक्षा असंक्रमणिकता या प्रतिरोध क्षमता, इम्यूनिटी कहलाती है। तो अभी जब आपने कोविड का जो है वैक्सीन लिया तो उसमें किया क्या गया, आपके अंदर कुछ रोगाणु जो कि डेड थे उनको डाला गया, उसको एक तरह से आपके शरीर को परिचय कराया गया कि हाँ इस तरह की डिजीज है और आपको इस तरह की परेशानी हो सकती है। उसको लेकर के आपका शरीर कितना एक्टिव है इस चीज़ को देखा गया और कहीं न कहीं इस चीज़ को समझा गया कि अगर इस तरह से वैक्सीन प्रोवाइड की जाती है तो इम्यूनिटी आपकी बढ़ जाएगी। तो इनको अगर ध्यान दिया जाए तो होता क्या है कि अगर वैक्सीन के रूप में रोगाणु को थोड़ी मात्रा जो कि आपके अंदर बीमारी ना पैदा कर सके और आपके अंदर इंजेक्ट किया जाए तो आपकी बॉडी उसके प्रति क्या हो जाती है, आदत उसको हो जाती है, वो आदती हो जाती है और धीरे धीरे वह असर करना कम कर देता है ना। गांव में आप देखते हैं कि लोग एक वर्ड यूज करते हैं कि बेहया हो गया है, ठीक है, मतलब कि उस पर किसी बातों का कोई प्रभाव नहीं होता है ना। तो इसी तरह से आप देखेंगे कि आपके शरीर की जो इम्यूनिटी है वह जो है प्रभावित हो रही है किससे, इम्यून सिस्टम आपका प्रभावित किससे हो रहा है, वैक्सीन से। और उसके अंदर ऐसी क्षमता हो जा रही है कि वो समझ जा रहा है कि यह बीमारी आ रही है और इससे कैसे लड़ना है, तो वह ऑलरेडी तैयार रहता है। तो जो ये वर्ड हमने यूज़ किया, सॉरी फॉर दैट, बट ये आपको इस वजह से मैंने यूज़ किया कि आपके दिमाग में थोड़ा सा इंटर कर जाए। चलिए मेरे बच्चों आगे बढ़ें। एबामोफ नामक साइंटिस्ट हैं, उन्होंने प्रतिरोध क्षमता शरीर की वह क्षमता होती है जो अपने से बाहर के पदार्थों को नष्ट कर देती है अथवा बाहर निष्कासित करके रोगजनक अपनी सुरक्षा करने में सक्षम होती है। तो कुल मिलाकर के एबामोफ साहब ने परिभाषित किया और बताया कि रोगजनक जो हैं वो क्या करेंगे, प्रतिरोध क्षमता क्या है, हमारे शरीर में ऐसी क्षमता है जो रोगाणु को या तो मार देती है या तो शरीर से बाहर कर देती है और हमारे शरीर की कहीं ना कहीं रक्षा करती है। प्रतिरोध क्षमता सहज और उपार्जित, यह दो प्रकार के होते हैं, कुछ सहज ही हो जाते हैं और कुछ उपार्जित होते हैं। तो ये दो तरह की आपकी जो है क्षमता होती। सहज का मतलब जो जिससे नेचर ने आपको प्रोवाइड किया है, आपके बर्थ के साथ आपके शरीर में है। और उपार्जित का मतलब है कि आपने अपनी फिटनेस बना रखी है, फिजिकली आप ध्यान देते हैं, अपने हेल्थ का, एक्सरसाइज हुआ, खान पान हुआ, जिसकी वजह से आपका शरीर स्वस्थ है और बीमारियों से लड़ने की क्षमता रख रहा है। चलिए अगला पोर्शन देखें। उपार्जित प्रतिरक्षा या न्यूनतम संलक्षण
या एड्स। एक्वायर्ड अमीनो डिफिशियंसी सिंड्रोम एड्स का फुल फॉर्म होता है मेरे बच्चों। यह HIV नामक जो इम्यूनो डिफिशियंसी वायरस जो वायरस है उससे फैलता है। इसको लिम्फ डेनोपैथी यानी LAV भी कहते हैं। किसको? HIV या एड्स डिजीज को। HIV क्या है? वायरस का नाम है। एड्स क्या है? बीमारी का नाम है। यह एक पश्च विषाणु यानी रेट्रोवायरस है। इसको मतलब इसका जो वायरस है वो कैसा वायरस है? रेट्रोवायरस है। कौन? HIV जो वायरस है वो रेट्रोवायरस है। इसके अंदर क्या होता है? RNA जो है जीनोम के रूप में होता है, यानी RNA जीनोम के रूप में होगा। और ये क्या है? इसी को हम AIDS एड्स या फिर LAV जिसे आप लिम्फ डेनोपैथी भी नाम देते हैं। और इनमें आप देखेंगे RNA एज अ जेनेटिक मटेरियल पाया जाता है। अब यही बात करें माता के रुधिर परिसंचरण से एंटीबॉडीज, जिसको कि कैपिटल I स्मॉल G कैपिटल G अवल पढ़ते हैं या अपर द्वारा गर्भस्थ शिशु को प्राप्त होती है। नवजात शिशु की माता के दुग्धपान द्वारा निश्चित प्रतिरक्षा मिलती है। तो आपको बता दें कि यह एक बहुत बड़ा कारण है, दुग्धपान बच्चों का होना आवश्यक होता है। अगर आप ऐसा नहीं करते हैं माताएं, तो क्या होता है? उनके बॉडी में जाने वाला जो एंटीबॉडीज है IG कैपिटल G जो आपको हमने यहां लिख के बताया, वह नहीं पहुंचेगा और बच्चे के शरीर में जो इम्यूनिटी है वह आपके द्वारा जो है नहीं जनरेट की जा पाएगी। यानी कह दें शरीर का जो नेचुरल इम्यूनिटी है वह कहीं न कहीं कमजोर हो जाएगा, वीक हो जाएगा। इसमें IgA एंटीबॉडी होती है। शिशु जन्म के बाद पहली बार बच्चे को जो दूध दिया जाता है या पदार्थ दिया जाता है उसे कोलेस्ट्रम कहते हैं। इस कोलेस्ट्रम को देने के पीछे भी रीजन यही होता है कि IgA एंटीबॉडी प्रचुर मात्रा में इसमें पाई जाती है और यह शिशु के किसी भी रोग के रोगाणुओं के संक्रमण के प्रति प्रतिरक्षा या सुरक्षा प्रदान करती है। इस प्रकार की निश्चित प्रतिरक्षा उपार्जित प्रतिरक्षा होती है। यानी इस तरह की जो रोगों से लड़ने की जो क्षमता है मेरे बच्चों, वही क्या है? उपार्जित लक्षणों को, उपार्जित जो है यह प्रतिरक्षा के रूप में इनको हम जानते हैं। अब हम आप बात करेंगे इम्यून प्रतिरक्षा क्या है। थोड़ा सा उसके तरफ भी हमारा आपका ध्यान जाना चाहिए। इसमें वही टीकाकरण की बात आएगी मेरे बच्चों। देखिएगा इम्यूनिटी कैसे हम अपने शरीर को प्रोवाइड करते हैं। इम्यून प्रतिरक्षा में चिकित्सीय सहायता जैसे टीकाकरण या वैक्सीन अथवा वैक्सीन प्रायः कोशिका या लिम्बन सेल सस्पेंशन होता है अथवा यह कोशिका द्वारा उपार्जित एक उत्पाद होता है जिसे हम प्रतिरक्षण कर्मक या इम्यूनाइजिंग एजेंट कहते हैं। अब क्या कह रहा है इसके बारे में? के रूप में प्रयोग किया जाता है। वास्तव में वैक्सीन प्रतिजनों एंटीजन का घोल होता है जो इंजेक्शन द्वारा शरीर में प्रवेश करा दिया जाता है और विशिष्ट प्रतिरोधियों के निर्माण के प्रेरित करने में शरीर में सक्रिय कृत्रिम प्रतिरोध क्षमता डेवलप कर देता है। यह क्रिया टीकाकरण या वैक्सीन कहलाती है। वैक्सीन में हमने अभी आपको बताया था कि रोगजनक जो जीवाणु हैं उनको आपके शरीर में प्रवेश कराया जाता है, थोड़ी सी मात्रा, जिससे आप प्रभावित ना हो, आपका शरीर प्रभावित ना हो और वह आपके शरीर में बीमारी ना पैदा कर सके। लेकिन उसके खिलाफ आपका शरीर क्या करता है? एंटीबॉडी बना के रख लेता है, यानी लड़ने वाले अपने सैनिक बना लेता है और वही सैनिक क्या करते हैं? अगर बीमारी की दशा पैदा होती है, बीमारी आती है, तो उससे लड़ने के लिए तैयार हो जाते हैं। तो वैक्सीनेशन यही है मेरे बच्चों, आपके लैंग्वेज में आप समझ सकते हैं। वहीं देखिए वैक्सीन सामान्य कई प्रकार की होती हैं, जैसे जीवित प्रतिजन से निर्मित वैक्सीन, साक वैक्सीन जिसे साल्क वैक्सीन कहते हैं। इसमें डेड नहीं रहेगा, लिविंग रहेगा। देखिए हमने आपको बताया था अभी कोविड के लिए क्या, नॉन लिविंग। पोलियो का वैक्सीन इसी प्रकार से बनाया गया था। वहीं सैविन वैक्सीन की बात करें तो सूक्ष्म जीवों के मृत करके उनका घोल बनाया गया था। प्रजनन के अविक्ष निर्मित वैक्सीन यानी किसी से अविष से बना हुआ होता है।
तो यहाँ टिटनस हुआ, टाइफाइड हुआ, इनकी वैक्सीन इनसे मिश्रित है। कुछ में मिश्रित वैक्सीन बनाई जाती है। 2 या से अधिक विभिन्न प्रकार के रोगों के रोगजनक जो सूक्ष्म जीव अथवा प्रतिजन के मिश्रण से तैयार एक वैक्सीन, जैसे डिप्टीरिया, कुकर या काली खांसी या की जो वैक्सीन है, जिसे आप कहते हैं डीपीटी, यानी डिप्टीरिया पिटुरैस और टिटैनी। पिटुरैस मतलब काली खांसी, ठीक है। तो डिप्टीरिया हो गई, काली खांसी और टिटनस जैसी जो बीमारी है उसके लिए डीपीटी का टीका लगता है। यह एक प्रकार की कैसी वैक्सीन है? मिश्रित वैक्सीन है। इस बात को याद रखिएगा, यहां आपको दिया गया है, ठीक है। चलिए अगला पोर्शन देखें। मेरे बच्चों, मादक पदार्थ और उनके जो कुप्रभाव हैं शरीर पे, उनको भी हमें समझना चाहिए। मादक पदार्थ एवं उनके कुप्रभाव, तंबाकू हुआ, अल्कोहल हुआ, ड्रग्स हुआ, कोई भी ऐसा पदार्थ जिनका सेवन करते समय शरीर में विभिन्न प्रकार के नशे उत्पन्न के लक्षण उत्पन्न होते हैं, मादक पदार्थ या नैकोटिक्स कहलाते हैं। अल्कोहल हुआ, अफीम हुआ, भांग हुआ, तंबाकू हुआ, कोको का हुआ, कोफीन, अन्य ड्रग्स आदि पदार्थ जो होते हैं जिनका सेवन व्यक्ति करने लगता है या उसकी आदत पड़ जाती है, वह कहीं ना कहीं आपको क्या करते हैं? परेशान करते हैं और वह एक कुप्रभाव भी अपना डालते हैं। मादक पदार्थों के प्रकार, नशा उत्पन्न करने वाले पदार्थ को हम मादक पदार्थ कह रहे हैं। उनके प्रकार भी हैं। तीव्र प्रभाव कारक जो मादक पदार्थ हैं, जैसे स्मैक, ब्राउन शुगर, हेरोइन, कोकीन हुआ, शराब हुआ, अफीम हुआ, चरस हुआ, भांग हुआ, रासायनिक गोलियां हुई, ये सब क्या हैं? तीव्र प्रभाव डालने वाले जो है मादक पदार्थ है। वहीं मध्यम प्रभाव हमारे जो बात करें तो उसमें तंबाकू आ जाता है, और कम प्रभाव की बात करें तो चाय, कॉफ़ी, कोको, ये सभी क्या हैं? जो है यह भी एक मादक पदार्थ है। और क्या है? इनका प्रभाव कम होता है। आप कहते हैं कि चाय नहीं पी रहे हैं तो हमारा सर दर्द कर रहा है, कॉफ़ी नहीं पी रहे हैं, चाय सर दर्द कर रहा है। उसका रीज़न यहीं से है क्योंकि आप एक मादक पदार्थ ले रहे हैं जिसकी आपको आदत पड़ चुकी है, ठीक है। तो हमारे सर हमेशा कहा करते थे, है ना, कि ऐसी आदत डालो कि कोई आदत ही ना विकसित हो, तब आप इससे बच सकते हैं। चलिए, मादक द्रव्यों का शरीर पर दुष्प्रभाव। मादक द्रव्यों का शरीर पर क्या दुष्प्रभाव होता है? सभी मादक पदार्थ मनुष्य के लिए अत्यंत हानिकारक होते हैं, क्योंकि मनुष्य के धीरे धीरे उनका आदी हो जाता है और बाद में इच्छा होने लग पर भी सरलतापूर्वक इन्हें नहीं छोड़ पाते। प्रत्येक मादक पदार्थ मनुष्य के मस्तिष्क एवं स्नायुविक संस्थान पर सीधा प्रभाव डालते हैं, अतः इसके प्रयोग से उसकी कार्यक्षमता में गिरावट आने लगती है और धीरे धीरे उसका शरीर क्या हो जाता है? जर्जर हो जाता है, बेकार हो जाता है। यह बातें सबको पता है, अवेयर हैं, लेकिन फिर भी खाते हैं। तो कहीं ना कहीं वो बच्चे जो कि क्लास ले रहे हैं उनको अवेयर होना है। अपने आसपास जिनको आप जागरूक कर सकते हैं उनको करिए। मेरे बच्चों, आपसे रिक्वेस्ट है, आप इन सारी चीज़ों से बचें और अपने स्वस्थ समाज का निर्माण करें। इस तरह से मेरे बच्चों, एक शॉर्ट स्टोरी जो चैप्टर की थी, हमने इस स्पीड अप करके आपके सामने रखा। उम्मीद है आप इसको समझ पाए होंगे। 1-2 बार रिपीट करिएगा और इसको जो है अच्छे से देख लीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट चैप्टर में।